नमस्कार। मैं हूं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं द इंडियन टाइम्स। आप सभी का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। और आज बात करेंगे IC-814 जो कंधार हाईजैक हुआ था, जो 1999 में। क्या है पूरी स्टोरी वो मैं बताऊंगा। रियल स्टोरी क्या है वो बताऊंगा। और जो अभी मशहूर डायरेक्टर अनुभव सिन्हा की एक नेटफ्लिक्स सीरीज आई है, IC-814 द कंधार हाईजैक, उस पर विवाद हो गया है। वो विवाद क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। किस बात को लेकर के विवाद है, जिसको सरकार ने अपने जो उनके कंटेंट हेड हैं उनकी पेशी हुई है, और पेशी होने के बाद क्या समाधान निकला है वो भी मैं बताऊंगा। और IC-814 मैंने देख ली है, तो मैं पूरी वो बताऊंगा कि असल में कहानी क्या है कंपेयर करके, और सीरीज में क्या बताया गया है और विवाद क्या है। लेकिन उससे पहले आप अगर अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए हो कि कौन सी सीरीज की बात हो रही है, तो ये अनुभव सिन्हा की नेटफ्लिक्स पर सीरीज आई है, उसका प्रोमो देखिए आप। बहुत ही धमाकेदार प्रोमो है। हेलो इंडियन एयरलाइंस ऑफिस। Myself Ramchandra Yadav from the Indian Embassy. ड्यूटी ऑफिसर से बात कर रही है। व्हाट इज इट रिगार्डिंग सर? उनसे बोलिए इट इज अर्जेंट। विंडोज माइन। IC-814 पे कुछ सस्पिशियस लोग हैं। लोडिंग कंप्लीट। Don't give me more bad news. IC-814 बॉस, इंडियन एयरलाइंस का प्लेन हाईजैक हुआ है। काबुल ले जा। काबुल तक नहीं पहुंचना चाहिए। We have to end this thing here in India. हमें सिर्फ अपना जॉब नहीं करना है, ड्यूटी करनी होगी बने जी। मुझ पे भरोसा करें, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि हम जल्द से जल्द अपने घर पहुँच सकें। हाँ ट्रस्ट में, आप मेरी बात समझे। अगर बाउजर में कुछ भी बता तो सबसे मुझे गोली मारते। मेरी बात समझे। तो ये उसी का प्रोमो था जो आपने देखा। ये नेटफ्लिक्स पर आप ये सीरीज देख सकते हैं। अनुभव सिन्हा ने बड़ी मेहनत की है, अच्छी बनी है ये सीरीज, आपको बांधे रखेगी। इसके 6 एपिसोड हैं, आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे बने हैं। लेकिन इस पर एक विवाद हो गया है, और वो विवाद हो गया है अनुभव सिन्हा के ऊपर। ये आरोप लगाया गया, तमाम जगह पर ट्रोल किया जा रहा है उनको सोशल मीडिया पर, कि उन्होंने आतंकवादियों के हिंदू नाम दिए हैं इस सीरीज में। बहुत सारे लोग तो बिना सीरीज को देखे हुए इस पर विवाद कर रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं, लिख रहे हैं। और बहुत सारे लोगों ने इसको देखा है और उसके बाद वो उन्होंने आपत्ति जताई है। और उसके बाद सरकार ने बुलाया, पेशी हुई इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के यहाँ, और सफाई देनी पड़ी। और उसके बाद फिर ये मामला माना जा रहा है कि अब खत्म हो गया है। लेकिन आखिर विवाद क्या था, ये इस सीरीज को अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि क्या विवाद वाकई में ये विवाद था भी, या फिर इस पर विवाद खड़ा किया गया, बखेड़ा बनाया गया, राजनीति की गई। ये भी एक बड़ा पहलू है। तो मैं आपको सबसे पहले वो कहानी बता देता हूँ कि IC-814 में आखिर में हुआ क्या था। और ये जो है हिंदुस्तान क्या दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था उस वक्त। बात है जब मिलेनियम ईयर आने वाला था, यानी कि 1999 की दिसंबर की आखिरी हफ्ते की 24 दिसंबर की बात है। नेपाल से इंडियन एयरलाइंस का प्लेन चलने को था काठमांडू से नई दिल्ली के लिए। 4 बजे उसका शेड्यूल टाइम था शाम को। वो अपने नियत समय से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होकर के वो चला वहां से। और उसके बाद जैसे ही वो 40-45 मिनट 50 मिनट बाद इंडिया की सीमा में आता है, उसे हाईजैक कर लिया जाता है। हाईजैक करने वाले आतंकवादी जो थे वो पाकिस्तान का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, उसके थे वो। और वो उसको हाईजैक कर लेते हैं। और हाईजैक करने के बाद ये जो पूरा हाईजैक से लेकर के रिलीज तक का ये 7 से 8 दिन, क्योंकि 31 दिसंबर को इसका पटाक्षेप होता है, 24 दिसंबर को हाईजैक किया जाता है।
हाईजैक करने वाले जो टेररिस्ट थे वो 5 टेररिस्ट थे। उनके नाम हैं इब्राहिम अथर, ये पाकिस्तान के बहावलपुर का रहने वाला था। इसके अलावा शाहिद अख्तर सईद, तीसरा नाम था सनी अहमद काजी, चौथा नाम था जहूर मिस्त्री, पांचवा नाम था शाकिर। तो ये 5 आतंकवादी थे और इन्होंने इंडियन एयरलाइंस के इस विमान को हाईजैक कर लिया। काठमांडू से नई दिल्ली आ रहा था और इस विमान को उन्होंने हाईजैक कर लिया। जैसे ही वो नेपाल को छोड़ के इंडिया में प्रवेश करता है, ये प्लेन हाईजैक हो जाता है। और इसकी कहानी ये होती है, जो रियल स्टोरी है, कि हाईजैक करने के बाद उन्होंने सीधे कहा कि लाहौर ले चलो इसे। लेकिन लाहौर के लिए जब एटीसी से पायलट ने, कैप्टन ने बात की, तो लाहौर ने डिनाई कर दिया, मना कर दिया। उसके बाद इसे अमृतसर में उतारा जाता है रिफ्यूलिंग के लिए, लेकिन अमृतसर में रिफ्यूलिंग नहीं हो पाती है। तत्काल करीब 40-45 मिनट अमृतसर में विमान रुकता है, लेकिन रिफ्यूलिंग नहीं हो पाती। हालांकि तमाम तैयारियां सरकार की थी कि किसी तरीके से बातचीत की जाए या न्यूट्रलाइज किया जाए, यहाँ से आगे ना जाने दिया जाए। लेकिन जो आतंकवादी थे, जो टेररिस्ट थे, जो हाईजैकर थे, उन्होंने उनको कुछ भनक लगी ऐसा कि शायद यहाँ सुरक्षित नहीं है। उन्होंने गन पॉइंट पर कैप्टन को कहा कि आप इसको तत्काल टेक ऑफ कीजिए यहाँ से। और वो टेक ऑफ करने के बाद वो लाहौर को ट्राई करते रहे, लाहौर ने मना कर दिया। उसके बाद वो कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद वो दुबई जाते हैं। दुबई जाने के पहले वो अफगानिस्तान के काबुल में बात करते हैं कि किसी तरीके से लैंड करने की परमिशन मिल जाए, लेकिन वहां से भी परमिशन नहीं मिली, क्योंकि वहां पर कंधार में नाइट में एक जहाज को उतारने की फैसिलिटीज नहीं थी। बात 1999 की है, वहां पर तालिबान का शासन था, तो वो परमिशन उनको मिल जाती है, लेकिन रात में उतारने की फैसिलिटी नहीं होती है, इसलिए वो विमान वहां उतर नहीं सकता था। तो दुबई लेकर के जाते हैं इस विमान को और दुबई में उतारा जाता है। तब तक इंटरनेशनल बातचीत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधिकारी नेता कर ही रहे होते हैं। तो वहां पर किस तरीके से प्रेशर पड़ा इनके ऊपर, क्या पड़ा, वहां पर 27 पैसेंजर्स, जिनमें महिलाएं, बच्चे, बूढ़े और कुछ बीमार लोग थे, उनको निकाल दिया गया। इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें जो 179 पैसेंजर्स थे और 11 क्रू मेंबर्स थे। तो जो 27 वहां डिबोर्ड किए गए, उतारे गए, उनमें से एक डेड बॉडी थी, एक को उन्होंने मार दिया था। बाकी 26 लोग में से कुछ इंजर्ड थे, कुछ परेशान बीमार थे। तो महिलाएं थी, उनको वहां पर उतारा गया दुबई में। अगली सुबह यानी 25 दिसंबर की सुबह कंधार जाते हैं, अफगानिस्तान के कंधार में, और वहां पर प्लेन को उतारने की अनुमति मिल जाती है। वहां पर एक सुरक्षित जोन में तालिबान की निगरानी में उसको वहां रखा जाता है। वो विजुअल्स सभी ने 1999 के देखे हैं, फोटो जिस तरीके से आई थी। तो ये कहानी होती है और उसके बाद फिर नेगोशिएशंस का दौर चलता है। भारत सरकार के अधिकारी वहां जाते हैं, जो भारत सरकार के अधिकारी वहां जाते हैं उसमें विवेक काटजू होते हैं होम मिनिस्ट्री की तरफ से। बाकी जो एजेंसीज हैं, रॉ, आईबी, उनकी तरफ से अजीत डोभाल और सीडी सहाय जाते हैं। अजीत डोभाल जो अभी भारत के सुरक्षा सलाहकार हैं, तो वो लोग, ये लोग गए अपनी टीम के साथ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिस्कशन करने में करीब 2 दिन का वक्त लग गया कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। इसके बाद ये लोग 2 दिन के बाद लोग यहाँ पहुंचते हैं कंधार। बातचीत का सिलसिला जारी रहता है, कई दिनों तक बातचीत चलती है और उसके बाद 31 को वो रिलीज होते हैं। जो हमारे हाईजैक किए गए थे पैसेंजर्स थे, उनको रिलीज कर देते हैं। उनकी डिमांड होती है और वो डिमांड में 3 टेररिस्ट की डिमांड करते हैं तमाम नेगोशिएशंस के बाद। और उन 3 टेररिस्ट में पहला नाम
मसूद अजहर, जो आजकल मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है, हिंदुस्तान की नाक में दम किए हुए है, कई अटैक किए हैं। उसके बाद उसने मसूद अजहर को रिलीज किया जाता है, अहमद उमर सईद शेख को रिलीज किया जाता है, मुश्ताक अहमद जरगल को रिलीज किया है। ये बहुत ही खूंखार आतंकवादी थे। इनको लेकर के यहाँ से जसवंत सिंह, उस वक्त याद हो आपको विदेश मंत्री थे, वो लेकर के गए थे और वहां पर अपने जो होस्टेजेस थे उनको रिलीज करा के लाए थे। अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी, लाल कृष्ण आडवाणी होम मिनिस्टर थे, जसवंत सिंह जो है विदेश मंत्री थे। तो इस तरीके से तमाम अधिकारियों, तमाम नेताओं के कूटनीतिक पहल, दुनिया भर से जो दबाव और जो कूटनीति हुई होगी, उससे ये कुल मिला के ये नतीजा हुआ कि 3 बड़े खूंखार आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा। और उसके बाद हमारे जो वहाँ पर जो पैसेंजर्स फंसे हुए थे, क्रू मेंबर्स, जो हाईजैक हुआ था, वो उसका पटाक्षेप होता है। अब इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जिनके बारे में कहा जाता है कि बहुत इम्पोर्टेंट लोग थे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी थे, एजेंसीज के भी थे, कुछ फॉरेनर्स थे। फॉरेनर्स में एक बड़ा नाम था, बहुत बड़ा कारोबारी था, जिसका जो है कंट्रोल मेजॉरिटी ऑफ द प्रिंटिंग, जो करेंसी प्रिंटिंग होती है, जो नोट होते हैं, आप जानते हैं जो नोट, उनका उनको प्रिंट करने का जो कारोबारी था, रॉबर्टो गियोरी, वो भी उसमें मौजूद था। तो बड़ा स्टेक लगा हुआ था कि किस तरीके से इसको बचाया जाए। हाईजैक किया गया है ये प्लेन, और ये पहली घटना थी भारत के लिए। तो ये कुल मिला करके 24 दिसंबर को हाईजैक होता है और 31 दिसंबर को ये होस्टेजेस छुड़ाए जाते हैं। हाईजैक का ये पूरा जो है एपिसोड खत्म होता है। अब इसी कहानी को लेकर के अब अनुभव सिन्हा ने एक अच्छी कहा जाए कि सीरीज बनाई है, और बड़ी इंगेजिंग सीरीज है, और देखेंगे आप तो बड़ी अच्छी लगेगी आपको। इसमें कुछ जो हालांकि कहा है उन्होंने कि रियल स्टोरी पर पूरा बेस्ड है, लेकिन जो एक क्रिएटिव फ्रीडम होती है, वो क्रिएटिव फ्रीडम कुछ जरूर ली होगी उसमें। तो उस तरीके से एक बहुत अच्छी बन पड़ी है ये फिल्म, बड़े अच्छे कलाकार इसमें हैं। लेकिन जो विवाद है, वो विवाद किस बात को लेकर के है? दरअसल जो 5 आतंकवादी हैं, और आतंकवादी आप रियल नेम से, सभी को पता है रियल नेम से तो वो ऑपरेशंस करते नहीं है, तो निश्चित तौर पर उन्होंने भी कोड नेम रखा हुआ था। तो ये कुछ कोड नेम जो थे जो सीरीज में है, वो सीरीज में कोड नेम है, एक चीफ है, एक डॉक्टर है, एक बर्गर है, एक भोला है, और एक शंकर है। ये 5 टेररिस्ट थे। 5 टेररिस्ट, इब्राहिम अतहर, शहीद अख्तर सईद, सनी अहमद काजी, जहूर मिस्त्री और शाकिर, इन्होंने अपने नाम रखे थे। एक का नाम था चीफ, एक का नाम था डॉक्टर, एक का नाम बर्गर, एक का नाम भोला, एक का नाम शंकर। ये 5 थे। अब विवाद आप पकड़ में आ गया होगा आपको कि विवाद कहाँ हो गया। विवाद हो गया भोला और शंकर को लेकर के। लोग ट्रोल कर रहे हैं कि आखिर जब आतंकवादी मुसलमान हैं, तो फिर ये भोला और शंकर हिंदू नाम क्यों रखे गए? दरअसल बात यह है कि अनुभव सिन्हा ने वही नाम रखे जो उस वक्त, जो अभी तक हम आप सबको जो पब्लिक डोमेन में पता चलता है कि इनके जो कोड नाम थे, उनमें से 2 आतंकवादियों के नाम भोला और शंकर भी उन्होंने कोड नाम रखे हुए थे। चीफ, डॉक्टर, बर्गर, भोला और शंकर। अब आतंकवादी अपना कोड नेम क्या रखेंगे, इस पर हमारी और आपकी या अनुभव सिन्हा की तो कुछ चल नहीं सकती है। तो उन्होंने उसको, चूंकि वो कह रहे थे कि रियल स्टोरी पर ये बेस्ड है पूरी तरीके से, तो उन्होंने वही नाम चुन लिए। अब उन्हें ये मालूम था या नहीं मालूम था कि इस पर विवाद हो सकता है भोला और शंकर पर। हालांकि सीरीज देखने से कहीं ऐसा नहीं प्रतीत होता है कि ये नाम उन्होंने अपनी तरफ से जानबूझकर भावनाएं भड़काने के लिए रखा हो। आप जब सीरीज देखेंगे तो आपको पता चलेगा, बर्गर बार बार नाम का इस्तेमाल हो रहा है, भोला और शंकर सिर्फ और सिर्फ एक दफे, एक एपिसोड में एक दफे नाम का इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा
कहीं नहीं हुआ है। जब वो पहुंच जाते हैं कंधार, और उसके बाद उनको ये नाम लिए जाते हैं। पूरी सीरीज में आपको सिर्फ और सिर्फ एक जगह ये नाम सुनने को मिलेगा। इसके अलावा आपको चीफ, डॉक्टर, बर्गर, ये नाम आपको बार बार सुनने को मिलेंगे। तो आपको पूरी सीरीज में कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि आपकी भावनाएं आहत हो रही हैं, कहीं जानबूझकर ऐसा नाम रखा गया। मैंने चूंकि पूरी सीरीज देखी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये वीडियो बनाने से पहले मैंने पूरी सीरीज देखी नेटफ्लिक्स पर, और मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि कहीं कोई भावनाएं भड़क रही हों। लेकिन अब चूंकि जिनकी भावनाएं भड़क रही हैं, उनके आधार पर सरकार ने भी नेटफ्लिक्स के कंटेंट हेड को बुलाया और पेशी हुई आईबी मिनिस्ट्री में। उसके बाद बातचीत के बाद जो नेटफ्लिक्स की तरफ से जो बयान आया मीडिया के सामने, उन्होंने कहा कि हमने जो रियल नेम और कोड नेम जो है, उनके लिए डिस्क्लेमर एपिसोड में हम लिखेंगे कि ये इसमें कोड नेम है और ये ओरिजिनल नेम है। तो इसके बाद शायद ये पटाक्षेप हो जाएगा। हालांकि आप सीरीज देखिए, आपको सीरीज में ऐसा कुछ लगेगा नहीं कि कोई जानबूझ के इस तरीके की बातें की जा रही हैं। तो कुल मिला के विवाद इन दो नामों को लेकर के था, और जो कि एक एपिसोड में एक बार ये नाम लिए गए हैं। इसके अलावा ये पूरी सीरीज बहुत अच्छी बन पड़ी है। आपको रियलाइज होगा कि किस तरीके से हमारे जो अधिकारी हैं, जो एजेंसियां हैं, जो सरकार है, जो मीडिया है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनके क्या रोल थे उस वक्त, और किस तरीके से किन चीज़ों को ये लोग देखते हैं, काम करते हैं। जैसे ये सीरीज दिखाती है कि जो हमारी एजेंसियां हैं, उनको इनपुट मिल रहे थे, जो फील्ड में जो इन्फॉर्मर हैं, जो हमारे एजेंट हैं, वो इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, लेकिन जो हेडक्वार्टर्स में बैठे हुए अधिकारी हैं, वो उनको इग्नोर कर रहे थे। उनके पास पढ़ने तक का टाइम नहीं था। वो जस्ट एक कहते हैं ना, कचरे के डब्बे में डाल देना उनके इनपुट्स को। लगातार वो फील्ड में जो काम कर रहे थे स्पाई, वो इनपुट भेज रहे थे। तो इस तरीके की जो लापरवाहियां हुई, अगर वो उस पर काम करते तो शायद ये हो ही नहीं पाता, हाईजैक हो ही नहीं सकता था। लेकिन इस पर काम नहीं किया। अनुभव सिन्हा ने इस बात को भी उजागर किया। दूसरी बात, अनुभव सिन्हा ने जो जर्नलिज्म, जिसके जो टीवी जर्नलिज्म नया नया आया था चैनलों का, और किस तरीके से उन्होंने इसको पेश किया, उसको भी दिखाया। प्रिंट मीडिया किस तरीके से पेश कर रहा था उस वक्त, उसको भी दिखाया। तो अब जिस तरीके से लापरवाहियां हो रही थी, वो सारी चीजें सरकार के स्तर पर, कोलिशन गवर्नमेंट थी, फैसले जल्दी नहीं ले पा रहे थे, जबकि ये क्राइसिस थी, बहुत बड़ा नेशनल क्राइसिस थी ये। बावजूद इसके अटल बिहारी वाजपेयी की जो गवर्नमेंट थी, वो इतनी धीमी गति से चल रही थी, कछुआ चाल में। जो अनुभव सिन्हा की सीरीज है, ये बात को इंगित करती है कि जब अमृतसर में रुका रिफ्यूलिंग के लिए, तो 40-45 मिनट थे हमारे पास, और वहां पर वो डिसीजन ही नहीं ले पाई सरकार की कार्रवाई क्या करना है, जबकि एनएसजी कमांडो वहां पर तैनात थे। ये सीरीज कह रही है। रियल में डॉक्यूमेंट में ऐसा अभी आया नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन ये सीरीज कह रही है कि वहां पर जो 40-45 मिनट का समय था, उस समय सरकार ने बर्बाद किया, फैसला नहीं ले पाई। तो इस तरीके की जो चूक हुई, उसके बाद 2 दिन बाद ये लगी कि क्या किया जाए। 2 दिन फैसला लेने में लगा, तमाम ऑल पार्टी मीटिंग हुई और वो सारी चीजें हुई। तो सरकार के स्तर पे किस तरीके से काम होता है, वो पोल खोलती है ये सीरीज। किस तरीके से एजेंसियों से चूक होती है, रॉ हो, आईबी हो, और तमाम एजेंसियां हैं इनपुट में, ये एक दूसरे को कैसे सुपीरियर इंफीरियर का खेल खेलती हैं कि कौन सुपीरियर है कौन इंफीरियर है। तो वो सारी चीजों को बेनकाब करती है ये सीरीज, वेब सीरीज। आपको एक अच्छा लगेगा जिस तरीके से एक ये रियल स्टोरी पे बनी हुई है, लेकिन वो सीरीज आपको देखने में बोर नहीं करेगी। आप एक साथ देखना शुरू करेंगे तो देखते जाएंगे। तो ये सीरीज पर जो विवाद है, वो सिर्फ एक नाम जो है भोला और शंकर, और एक एपिसोड में एक बार ये नाम लिया गया है, जब वहां पर उसका जो चीफ है वो कहता है
कि अब आपका जो है, आपको कोई प्रॉब्लम हो पैसेंजर्स को, तो भोला और शंकर आपकी मदद के लिए हैं। इसके अलावा और कहीं कोई नाम नहीं है, कहीं कोई हिंदू धर्म ऐसा दिखाया भी नहीं गया कि हिंदू धर्म के ये आतंकवादी हैं और इन्होंने हिंदू धर्म के लोग आतंकवाद में शामिल हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। वो सब पहले से क्लियर है कि कौन है कौन नहीं है, किस तरीके से वो बाकायदे अ, आपको देखने से पता चलेगा कि कहीं कुछ ऐसा है ही नहीं जिसको बड़ा ट्रोल किया जा रहा है सिन्हा को, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। तो आप देख सकते हैं इसको। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा सा उस वक्त की सरकार, उस वक्त की एजेंसियां और उन तमाम लोगों को जरूर सवाल खड़े किए हैं अनमोल सिन्हा ने, मीडिया पर सवाल खड़े किए हैं अनमोल सिन्हा ने। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। आपको लगेगा कि वाकई उस वक्त के दौर में क्या कुछ हुआ, कैसे सरकारों ने काम किया, तो सारी चीजें आपको वहां पर देखने को अच्छे से मिलेंगी। तो कुल मिला के इस तरीके की कहानी है IC-814 सीरीज। आपके पास समय हो तो आप जरूर देखिए इसको, नेटफ्लिक्स पर है ये। आ, और इस विवाद के बाद हो सकता और ज्यादा लोग देख रहे हों जानने के लिए, क्योंकि जब कहीं विवाद होता है तो फिर उस पर ज्यादा लोगों का अट्रैक्शन भी जाता है। तो कुल मिला के जो मैंने बताया कि रियल स्टोरी क्या थी और इस सीरीज में क्या स्टोरी है और विवाद कहाँ था, उम्मीद करता हूँ आपको पूरी बात समझ में आई होगी। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और आप द इंडियन टाइम्स के साथ बने हुए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। जो लोग नए हैं उनसे मैं कहूँगा कि आप अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो आपने, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि जिस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों पर विवाद पैदा कर दिया जाता है बिना देखे सुने फिल्मों को लेकर के, तो बहुत ज्यादा मतलब किसी का कोई धर्म को लेकर के, कोई किसी और विवाद को लेकर के एक अफवाह फैला दी जाती है, ट्रोल किया जाता है और फिर विवाद बढ़ जाता है। तो ये इसमें कहीं कुछ इस तरीके का नहीं है। और एक जो पहले सरकार का भी जो कंसर्न था वो आज वो भी दूर हो गया है। तो कुल मिलाकर के ये एक अच्छी सीरीज है, आप देखिए। आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल नहीं, नमस्कार।